Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on assessment of learning, learner and learning, और सिंपली हम इसको लर्निंग असेसमेंट कहते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, इससे पहले यूनिट 6 में हमने डिस्कस किया था नीड्स असेसमेंट. सो नीड्स असेसमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें हम असेस करते हैं कि जो हमारा लर्नर है, जो हमारा क्लाइंट है, जिसको हम एजुकेट करना चाहते हैं, उसको किस टॉपिक पर एजुकेट करने की नीड है. ठीक है. सिंपली वो टॉपिक हम असेस कर रहे थे, वो हम ढूंढ रहे थे कि वो क्या टॉपिक हो सकता है. अब वो टॉपिक जो है वो हमने असेस कर दिया, लाइक इन नीड्स असेसमेंट. अब लर्निंग असेसमेंट में या असेसमेंट ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्लाइंट को या इस स्टूडेंट को या इस लर्नर को इस टॉपिक के बारे में हम उसको असेस करें. ठीक है. स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिहाज से जब हम उसको असेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं लर्निंग असेसमेंट. अब हम इस लर्नर को असेस करेंगे कि इसको इस टॉपिक के ऊपर, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने असेस कर दिया कि इसको डायबिटीज़ के ऊपर या कोई भी टॉपिक हो, लेट सपोज हम डायबिटीज़ ले रहे हैं. ठीक है. सो ये हमने असेस किया कि इसको डायबिटीज़ के ऊपर एजुकेट करने की नीड है. ये हमने असेस किया इन नीड्स असेसमेंट. अब लर्निंग असेसमेंट में हम ये असेस करेंगे कि डायबिटीज़ के ऊपर इसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, ये पहले से डायबिटीज़ के बारे में कितना जानता है, और हमने इसको इस डायबिटीज़ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम रखें ताकि इसको जो है हम डायबिटीज़ के ऊपर एजुकेट कर सकें. सो इस टॉपिक, स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिहाज से जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग असेसमेंट. सो ऑब्जेक्टिव्स है इस टॉपिक के, इस यूनिट के. डिफाइन असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है. डिफाइन द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट लर्निंग कंट्रैक्ट, लर्निंग कंट्रैक्ट क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स है उसके जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ असेसमेंट. दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ फीडबैक. सो सबसे पहले है हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग. जिस तरह मैंने बता दिया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन कि एक लर्नर की जब हम स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक प्रॉब्लम या जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के लिहाज से जब हम उस लर्नर की असेसमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग. जिस तरह अगर लेट सपोज हमारा एक क्लाइंट है जो उसको हम ये एजुकेट करना चाहते हैं कि लाइक हैंड वॉशिंग टेक्निक. ठीक है. सो इस हैंड वॉशिंग टेक्निक बिफोर एजुकेशन से पहले, इसको टीच करने से पहले मैं असेस करूँगा कि हैंड वॉशिंग टेक्निक के बारे में ये पहले से कितना जानता है. ठीक है. इसको इस पर मज़ीद क्या एजुकेट करने की नीड है. सो ये हम इसको हम बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, जो स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टॉपिक हम करते हैं. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट क्रिएट्स फीडबैक विच इज़ दिन यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. अब इस टॉपिक के लिहाज से जब मैं इसको असेस करूँगा तो इससे मैं एक फ़ीडबैक बनाऊँगा. ठीक है. फीडबैक ये होगा कि इस लर्नर को मज़ीद इस टॉपिक के बारे में क्या नीड है एजुकेट करने की. ठीक है. सो जब मैं ये फीडबैक बनाऊंगा, इस फीडबैक से क्या होगा कि लर्नर का परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स बिकम मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस एंड फ्रॉम दिस गेन कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड टू व्हाट स्टैंडर्ड. अब जब मैं ये फीडबैक जो है ये अपने स्टूडेंट को दूंगा तो मेरा स्टूडेंट जो है वो क्या कॉन्फिडेंस गेन करेगा. ठीक है. और उसको ये मालूम हो जाएगा वो कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. ठीक है. कि मैं ये टॉपिक जो है ये मुझे इस टॉपिक पर क्यों एजुकेट करना चाहते हैं, ये अगर उसको मालूम हुआ
थ्रू फीडबैक, तो वो उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो उसको इम्प्रूव कर पाएगा। Assessment should be an integral part of the learning process rather than something that is tacked on at the end, ठीक है। सो assessment for learning ये हम बिफोर द सेशन करेंगे, ठीक है, बिफोर द सेशन इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक नेसेसरी पार्ट है कि हम इसको सेशन से पहले करें, क्योंकि सेशन के बाद इसकी एट द एंड इसकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि जब मैं पहले असेसमेंट करूँगा अपने लर्नर का, तो मैं एक फ़ीडबैक बनाऊंगा और वो फीडबैक जो है मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने रखूँगा, तो वो उस लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर यही असेसमेंट मैं एंड में जाके करूँ तो फिर तो टाइम चला गया ना, तो फिर तो उस असेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। सो असेसमेंट जो है ये हमने स्टार्ट में करना है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग साइकिल, अब इसके लिए एक साइकिल है इस असेसमेंट के लिए, लर्निंग असेसमेंट के लिए, जिसमें 3 स्टेप्स है। वेयर इज़ द लर्नर नाउ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है वेयर इज़ द लर्नर गोइंग, एंड थर्ड स्टेप है हाउ डज द लर्नर गॉट टू वेयर दे आर गोइंग। सो वेयर इज़ द लर्नर नाउ, इस स्टेप में हम सिंपली ये देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है, जिस भी टॉपिक पर हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, वो उस टॉपिक पर पहले से कितना जानता है, ठीक है, उसका नॉलेज कितना है उस टॉपिक पर, प्रीवियस नॉलेज कितना है, करंट नॉलेज कितना है, बिफोर द सेशन, बिफोर द टीचिंग, बिफोर द एजुकेशन। हम इसको एजुकेट या टीच करने से पहले हम देखेंगे कि इसका जो लर्निंग एबिलिटी कितनी है या इसका प्रीवियस करंट नॉलेज कितना है, ये हम इस स्टेप में असेस करेंगे। दूसरा स्टेप है हमारे पास वेयर इज़ द लर्नर गोइंग। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि जो हम टॉपिक इसको टीच कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, उसका मेन गोल क्या है, किस गोल की तरफ हम इस लर्नर को लेके जा रहे हैं थ्रू एजुकेशन। सो सिंपली इस स्टेप में हम आउटकम्स देखते हैं, गोल्स देखते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि हाउ डज द लर्नर गेट टू वेयर दे आर गोइंग। अब ये जो आउटकम है सेकंड स्टेप में, या जो गोल है, इस गोल को ये लर्नर जो है ये कैसे अचीव करेगा, मैं क्या रिसोर्सेज या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करूं ताकि ये इस गोल को अचीव करें। सो इसको हम ये इस थर्ड स्टेप में जो है वो असेस करते हैं, ओके। सो इसके बाद है हमारे पास लर्निंग कंट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग कंट्रैक्ट होता क्या है। लर्निंग कंट्रैक्ट जो है ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द स्टूडेंट एंड लर्नर, ठीक है। अब इस रिटन एग्रीमेंट के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कंटेंट स्पेसिफाइज, मीन के प्रिसाइज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। अब इस कंपोनेंट में हम बेसिकली हम क्या देखते हैं कि व्हाट द लर्नर विल लर्न, कि हमारा लर्नर जो है वो इस टॉपिक के बारे में, या फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है डायबिटीज़, सो इट्स डायबिटीज़ के बारे में हमारा लर्नर जो है वो क्या लर्न करेगा। सो सिंपली अगर मैं बताऊं तो इस स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज। इस स्टेप में या इस कंपोनेंट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारा लर्नर है, जिसके लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव्स जो है, जिस टॉपिक पर हमने उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, अब इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस पर उसको एजुकेट करने के लिए मैं क्या स्ट्रेटजीज या क्या रिसोर्सेज जो है वो मैं यूज़ करूं ताकि मेरा लर्नर जो है वो अपने गोल तक पहुंचे, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है एवेल्युएशन स्पेसिफाइज, ठीक है। सो एवेल्युएशन स्पेसिफाइज क्राइटेरिया यूज्ड टू एवेल्युएट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरा जो लर्नर है उसने ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ये कितना उसने अचीव किया, मैं इसको एवेल्युएट करूँगा,
ठीक है। दो किस्म के इवैल्यूएशन होते हैं हमारे पास, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक लर्नर को जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। टाइम फ्रेम फ्रेम स्पेसिफाइज लेंथ ऑफ टाइम नीडेड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन। अब ये जो फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, मैंने अपने लर्नर को असेस किया कि ये ऑब्जेक्टिव की नीड है एजुकेट करने की इस लर्नर को। सो वो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बना दिए, और अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है एक टाइम फ्रेम इसके लिए जो है वो बनाऊंगा कि इतने टाइम में मैं ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाऊंगा, ठीक है, या मेरा लर्नर जो है वो अचीव कर पाएगा, या मैं अपना टाइम जो है वो मैं सेट कर दूंगा। अब ये लर्नर जो है ये कितने टाइम में इसको अचीव करता है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली फ्रेंड्स, अगर इसका मैं एग्जांपल दे दूं लर्निंग कंट्रैक्ट का, सो देखिए जो हमारा बीएसएन का जो करिकुलम है, एचईसी सिलेबस या करिकुलम जो बना हुआ है पीएनसी या एचईसी की तरफ से, अगर हम वो उठा के देखें, सो सबसे पहले देखिए उसमें क्या होता है, कंटेंट स्पेसिफाइज। देखिए उसमें मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स है, ठीक है, फिर उस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, और नर्सेज को देख के उन्होंने क्या किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना दिए हैं, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टूडेंट किस तरह अचीव कर पाएगा, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजीज जो है वो भी उस करिकुलम में एक्सप्लेन कर दिया है उन्होंने कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इसको अचीव करने के लिए, और क्या स्ट्रेटजीज जो है वो टीचर यूज़ करेगा। एवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी उसमें दिया गया है कि केट कितने % होगा, ठीक है, असाइनमेंट कैसे होगा, स्किल्स जो है उसका किस तरह इवैल्यूएशन होगा। सो ये सारे जो है, अच्छा उसके लिए टाइम, अब पर सेमेस्टर जो है उन्होंने ये टाइम भी दिया गया है कि 6 मंथ्स जो है पर सेमेस्टर का टाइम है। अब उसमें जो है हर सब्जेक्ट का जो है मुख्तलिफ क्रेडिट हावर्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम 5th सेमेस्टर की बात करें, देखिए हमारे पास पीड्स एक सब्जेक्ट है, पीड्स के लिए 7 क्रेडिट हावर्स है, मीन कि पर वीक जो है इसके लिए आप कितना टाइम दोगे, 7 हावर्स। सो इन्होंने इसका टाइम भी जो है वो उन्होंने फ्रेम किया है। सो वो जो करिकुलम है हमारे एचईसी का, वो बेसिकली क्या है, लर्निंग कंट्रैक्ट है बिटवीन दी टीचर एंड लर्नर। अब इसके बाद ये एक टेम्पलेट है हमारे पास लर्निंग कंट्रैक्ट का। ये इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ये फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव आपने जो है वो बना दिया अपने लर्नर्स को देख के। अब इसके लिए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करेंगे, और इसको आप क्या करोगे, एवेल्यूएट कैसे करोगे। अब आपने टारगेट टाइम इसके लिए कितना रखा है, 1 मंथ रखा है, आपने 2 मंथ रखा है, जितना टाइम आपने टारगेट टाइम आप इस फ्रेम में रखोगे। और कंप्लीशन टाइम मीन जब इसको आप इवेल्यूएट करोगे, आप देखोगे कि आप इसने इसको कंप्लीट किया कि नहीं, ठीक है। सो इस फ्रेम में हम वो रखेंगे। सो ये लर्निंग कंट्रैक्ट का एक फ्रेम था। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग कंट्रैक्ट। अब लर्निंग कंट्रैक्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुख्तलिफ स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप 1 है डिटरमाइन स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जो भी टॉपिक हो हमारे पास, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक होने चाहिए, वो उस लर्नर के लिहाज से होने चाहिए, उस लर्नर के बेस पर होने चाहिए। हम देखें कि मेरा लर्नर को जो है वो उस टॉपिक के बारे में किस चीज़ के बारे में मैं उसको एजुकेट करूं। लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, सो डायबिटीज़ पर तो मैं बहुत सारा एजुकेशन जो है वो दे सकता हूं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को देखूंगा, मैं अपने लर्नर को देखूंगा कि इसको नीड क्या है, उसके लिहाज से मैं ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा लर्नर जो है वो इनकरेज होगा कि वो उसके लिए उसकी लर्निंग नीड्स जो है वो क्या है। स्टेप 2 है हमारे पास रिव्यू द कंट्रैक्टिंग प्रोसेस। अब जो भी कंट्रैक्टिंग प्रोसेस है, कंट्रैक्टिंग प्रोसेस मीन कि जो सारा ये प्रोसेस है लर्निंग कंट्रैक्ट का, इसको मैं रिव्यू करूँगा। अब इसको रिव्यू करने का मकसद क्या है कि मेरा लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है।
सो स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द लर्निंग रिसोर्सेज। अब मैंने क्या करना है कि जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं ये आइडेंटिफाई करना है। लाइक मैं अपने लर्नर को बता दूं कि इसमें हम जो है वो सेल्फ स्टडी कराएंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, रोल प्ले कराएंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कराएंगे या क्विज रखेंगे। सो ये सारी रिसोर्सेज जो है या मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा, ये सारी रिसोर्सेज जो है मैंने अपने क्लाइंट के सामने रखने हैं। असेस द लर्नर कंपिटेंसी लेवल एंड लर्निंग नीड्स। अब लर्निंग नीड्स और उसकी कंपिटेंसी लेवल जो है वो आपने लाजमी देखना है अपने लर्नर का। इससे क्या होगा कि अब ये आप किस तरह असेस करोगे, थ्रू इंटरव्यू आप असेस कर सकते हो, थ्रू ऑब्जर्वेशन आप असेस कर सकते हो, थ्रू क्विज़ आप असेस कर सकते हो कि मेरा जो लर्नर है उसका कंपिटेंसी लेवल कितना है और उसको उसका लर्निंग नीड जो है वो क्या है। ठीक है। और स्टेप 5 जो है वो डिफ़ाइन रोल, कि आप अपने क्लाइंट को उसका रोल भी जो है वो आप डिफ़ाइन कर दो कि क्लाइंट का रोल जो है या उसमें उस लर्नर स्टूडेंट का क्या रोल होगा इस सेशन में, या इस एजुकेट करने की जो सेशन है इसमें लर्नर का क्या रोल होगा वो भी क्लियर होना चाहिए। प्लान द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब आपने क्या करना है, आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो आपने प्लान करने हैं। ठीक है। आपने क्या करना है कि सारा कंटेंट जो है उसके सामने रखना है आपने। ठीक है। वो क्लियर होना चाहिए। रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे, ठीक है, क्या स्किल्स जो है वो आप उसमें डेवलप करोगे या डिमॉन्स्ट्रेट कराओगे, और उसके लिए टाइम क्या होगा। तो ये सारा जो है आपने क्या करना है, प्लान करना है। और नेगोशिएट द टाइम फ्रेम मीन कि आपने क्या करना है कि ये जो टाइम फ्रेम आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ये एप्रोप्रिएट सीक्वेंस के साथ होना चाहिए। मीन कि ये सिंपल से कम्प्लेक्स होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंपल है तो वो उसके लिए आपने टाइम जो है वो तो एक पहले रखना है, और उसके लिए टाइम भी कम होनी चाहिए। जो कम्प्लेक्स है वो बाद में होनी चाहिए, उसके ऊपर आप डिस्कशन बाद में करेंगे और टाइम भी उसके लिए आप ज़्यादा रखोगे। स्टेप 8 है इम्प्लीमेंट दी लर्निंग एक्सपीरियंस। अब ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपने बनाया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिर उसके लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, फिर उसके लिए मैं एवेल्यूएशन कैसे करूँगा, फिर उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है। अब आपने ये जो आपने लर्निंग एक्सपीरियंस आपने प्लान किया था, अब आपने क्या करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, रीनेगोशिएट मीन रीअरेंज करना है आपने ये लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। अब नेगोशिएट आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको जो है वो पता चले कि मेरा लर्नर जो है वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं, या इसमें आपका लर्नर जो है वो भी आपको फीडबैक दे सकता है कि लाइक इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाओ, या मैं रोल प्ले से जो है वो ज़्यादा सीख सकता हूँ, या लेक्चर मेथड जो है आप अपना चेंज कर दो। सो इस स्टेप में आप क्या करोगे, रीनेगोशिएट करोगे अकॉर्डिंग टू दी लर्नर फीडबैक। और स्टेप 8 में क्या करना है, इवेल्युएट करना है आपने कि ये जो मैंने पढ़ाया ये मेरे लर्नर ने अचीव किया कि नहीं। दो किस्म की इवेल्युएशन होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, बाद में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि जो मैंने लर्न करवाना चाहता था वो मेरे लर्नर ने अचीव किया कि नहीं और कितने टाइम में उसने अचीव किया, ये आपने डॉक्यूमेंट करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व इज़ अ टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ लर्नर टू एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड और मोटर स्किल्स। अब लर्निंग कर्व जो है ये एक ग्राफिक डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिस पर हम ये जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेरा जो लर्नर है उसने कितना नॉलेज जो है वो कितने टाइम में, नॉलेज, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स जो है वो कितने टाइम में उसने अचीव किया। सो लर्निंग कर्व में थ्रू ग्राफ जो है हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट आल्सो इम्प्लाइज द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी फॉर द लर्नर इन अचीविंग एन आउटकम। अब इस आउटकम को अचीव करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आए थे वो भी ये लर्निंग कर्व जो है
वो शो करता है लर्निंग कर्व। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। द टर्म इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, वेरी लूजली एंड समटाइम इनकरेक्टली। इस पैराग्राफ का मकसद ये है कि जो लर्निंग कर्व है वो हम सिर्फ और सिर्फ साइकोमोटर स्किल्स डेवलप करने में या उसको असेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लर्निंग कर्व। क्यों? क्योंकि साइकोमोटर स्किल जो है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम असेस कर सकते हैं। बाकी जो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव स्किल्स होते हैं, ठीक है, वो हम असेस नहीं कर पाते, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा सकते, ठीक है। सो लर्निंग कर्व में हम सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जो है वो हम लर्निंग कर्व में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो साइकोमोटर हो, मीन कि जो ऑब्जर्वेबल हो, जो स्किल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द लर्निंग कर्व कंसेप्ट एज इट रिलेट्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वन मस्ट रेफर टू एजुकेशनल साइकोलॉजी लिटरेचर। अब लर्निंग कर्व को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी लिटरेचर जो है वो इसको किस तरह डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी लिटरेचर, लर्निंग कर्व जो है इसमें हम बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं थ्रू ग्राफ, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमारा लर्नर है वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया, मीन कि उसने जितना इम्प्रूवमेंट किया, जितना प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस के लिहाज से उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया, ये हम लर्निंग कर्व में जो है वो मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये है हमारे पास लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व में ऑन एक्स एक्सिस हम क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मीन कि ये ग्राफ जब इस तरफ जाएगा तो हम इसमें क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, एंड जब ये वर्टिकली इस तरफ जाएगा वाई एक्सिस पर तो इसमें हम क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस। अब जब ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होता जाएगा, मीन कि इसका परफॉर्मेंस जो है, इसका इम्प्रूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इस तरफ जब ये ग्राफ आएगा तो इट्स मीन कि अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जो है इसके मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं इस ग्राफ के। लास्ट में इस रीजन में इसका क्या होता है, हम रखते हैं अपना आउटकम या गोल, और इस रीजन से हम स्टार्ट करते हैं। 6 फेजेस होते हैं इसके, निग्लेजिबल प्रोग्रेस, इंक्रीजिंग गेन एंड डिक्रीजिंग गेन, प्लेटियो, रिन्यूड गेन, अप्रोच टू लिमिट। सबसे पहला जो फेज़ है वो है निग्लेजिबल प्रोग्रेस। अब निग्लेजिबल प्रोग्रेस में जो लर्नर है उसकी लर्निंग जो है या उसका परफॉर्मेंस जो है वो निग्लेजिबल होता है, ठीक है, वो न होने के बराबर होता है, क्योंकि अब वो इस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ उसने अपना परसेप्शन जो है वो बनाया है, ठीक है, परसेप्शन बनाया है, और अब वो इसके लिए एक किस्म की जो है वो रेडी हो रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा है, डेवलप या अपना अटेंशन जो है वो इस गोल के लिए वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। सो इसलिए इस फेज़ में आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है या जो इम्प्रूवमेंट है वो न होने का बराबर है। इसके बाद है हमारे पास इंक्रीजिंग गेन फेज़। अब इंक्रीजिंग गेन फेज़ में आप देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट का या जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हो गया है, उसका स्पीड या रेट जो है वो इंक्रीज़ है। क्यों? क्योंकि लर्नर जो है वो अब अवेयर हो गया कि उसने अपने गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। मीन इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, मोटिवेशन, कि अब वो लर्नर जो है इस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या हो गया, मोटिवेट हो गया इंक्रीजिंग गेन में, इसलिए इसका परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। दूसरा है हमारे पास फिर डिक्रीजिंग गेन। अब इस फेज़ में क्या होता है कि इसका जो इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस है वो फिर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में वो फिर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। क्यों? मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की वजह से या डीमोटिवेट होने की वजह से या कोई भी बैरियर मीन इसके सामने आ गया टू अचीव दिस गोल, इस वजह से उसका जो इम्प्रूवमेंट है या परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद होता है हमारे पास प्लेटियो फेज़। अब प्लेटियो फेज़ में क्या होता है कि
गेनिंग जो है या इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं होता है, मीन नो गेन। लेकिन फर्दर गेन जो है वो पॉसिबल है। और इसके बाद है हमारे पास रिन्यूड गेन। अब इस फेज़ में ये लर्नर जो है ये दोबारा जो है वो मोटिवेट हो जाता है। अब ये दोबारा गेनिंग जो है वो शुरू कर देता है। लर्निंग जो है, लर्निंग को गेन करना जो है वो शुरू करता है इन रिन्यूड गेन फेज टू अचीव दिस गोल। और लास्ट में हमारे पास अप्रोच टू लिमिट, ये वो फेज़ होता है जब ये अपने गोल तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रेस होता है वो भी निग्लिजिबल होता है, न होने के बराबर होता है, क्योंकि ये अब ये अपने पोटेंशियल या अपने आउटकम तक जो है वो पहुंच गया। ठीक है, अब इससे फर्दर जो है वो लर्नर जो है अपना लर्निंग जो है वो मज़ीद नहीं इम्प्रूव कर सकता। इसमें आप सिंपली आप यही देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब वो लर्नर जो है वो सिंपली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो ये फेजेस जो है ये आपने याद रखने हैं कि निग्लिजिबल प्रोग्रेस में लर्निंग किस तरह होता है, इंक्रीजिंग गेन में किस तरह होता है, डिक्रीजिंग गेन में, प्लेटियो में किस तरह होता है, रिन्यूड गेन में किस तरह होता है, और अप्रोच टू लिमिट में किस तरह होता है। इस पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, लाइक अपने कंटेंट से अलहदा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। लाइक क्रिकेट में देखिए आप सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो किस प्लेयर ने लगाए हैं, शाहिद अफरीदी ने। ठीक है, अब वो क्या है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसको मैं ज़रा पहले साफ कर दूँ। ठीक है, अब वो क्या है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अब किसी दूसरी प्लेयर ने क्या किया, वो जो है वो अपने लिए एक गोल रख दिया कि अब ये रिकॉर्ड जो है ये मैंने ब्रेक करना है। तो इसका अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, सो यहाँ से उसने शुरू किया। सो निग्लिजिबल प्रोग्रेस में अब वो सिर्फ वो जो है उसने उसके बारे में सिर्फ सोचा है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। इंक्रीजिंग गेन में उसने अपने आप को इस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया, सो इसका जो प्रोग्रेस है या परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो गया। सो डिक्रीजिंग गेन में मीन वो किसी भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की वजह से डीमोटिवेट हो गया या कुछ भी हो गया, सो वो उसका जो परफॉर्मेंस है या इम्प्रूवमेंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। प्लेटियो फेज़ में ये इस तरह मेंटेन ही रहता है, लेकिन गेन नहीं होता है, बट फर्दर गेन जो है वो पॉसिबल होता है। रिन्यूड गेन में अब उसने दोबारा जो है वो गेनिंग शुरू किया, एंड लास्ट में इसने क्या किया, अपना जो गोल है वो इसने अचीव कर दिया। इसके बाद है हमारे पास सिमुलेशन। सिमुलेशन इज़ अ मेथड whereby an artificial or hypothetical experience is created that engage the learner in an activity that reflects real life condition but without the risk taking consequences of an actual situation। तो सिमुलेशन मीन ये फ्रेंड्स ये एक टीचिंग मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड में सिंपली क्या होता है कि हम जो है एक आर्टिफिशियल या हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से अपने लर्नर को समझाते हैं। ठीक है, उसको जो है वो रियल लाइफ से वो जो आर्टिफिशियल आइडिया हमने बनाया है या एग्जाम्पल हमने बनाया है, ठीक है, उसको हम रिलेट करते हैं विद रियल लाइफ। सो इस टेक्निक को या इस मेथड को, टीचिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन। पार्टिसिपेंट्स कैन ट्राई आउट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। A simulation provides realistic learner involvement in a real life situation with consequences determined by variable inherent in the situation। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सिमुलेशन मेथड है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक वो बनाते हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल रख दिया, या हमने सपोज़ कर दिया कि हमारे पास एक क्लाइंट है, उसका एज इतना है, ठीक है, उसका नेम ये है, और उस सब डेटा जो है वो हमने उस एग्ज़ाम्पल में डाल दिया। ठीक है, सो उस लिहाज से मैं अपने क्लाइंट को समझाऊं
कि ये क्लाइंट है, उसका एज इतनी है, उसको उम्र इतनी है, उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इस मेथड से जब मैं उसको समझाता हूँ, इसको क्या कहते हैं, सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन आर इफेक्टिव for teaching higher level learning in the cognitive domain as well as promoting the attainment of psychomotor and affective skills। so simulation method से हम तीनों डोमेन में जो है वो लर्निंग करवा सकते हैं। लाइक कॉग्निटिव डोमेन भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है, इफेक्टिव डोमेन भी इसमें यूज़ होता है, एंड साइकोमोटर डोमेन भी इसमें यूज़ होता है। अब इसके बाद है हमारे पास पर्पज़ ऑफ असेसमेंट। ये जो असेसमेंट हम करते हैं इसका पर्पज़ क्या है, तो क्लासरूम असेसमेंट इज़ यूजुअली फॉर्मेटिव रेदर देन सबमेटिव, दैट इज़ इट इज़ एम एट इम्प्रूविंग लर्निंग रेदर देन एट असाइनिंग ग्रेड्स। द गोल इज़ टू, अब ये दो किस्म के होते हैं, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव। ये लेटर इस स्लाइड में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सो फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ दैट, ये टाइप्स है असेसमेंट के, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है सबमेटिव असेसमेंट। सो एक्टिविटीज़ दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरटेक टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, गिविंग स्टूडेंट्स फीडबैक विच दे कैन यूज टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम पीरियाडिक असेसमेंट भी कहते हैं। मीन कि ड्यूरिंग सेशन जब हम अपने क्लाइंट की असेसमेंट करेंगे, उसकी जो है वो लाइक उससे हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सेशन, ठीक है। अब उससे हम टेस्ट लेते हैं या उससे हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हमने रख दिया, रोल प्ले हमने करवा दिया ड्यूरिंग सेशन, तो ये जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जो सबमेटिव असेसमेंट होता है, सबमेटिव असेसमेंट जजमेंट मेड ऑन वर्क दैट रिजल्ट इन द स्टूडेंट बीइंग अवार्डेड अ ग्रेड may include formative element, assessment designed to be used to determine grades or marks। अब समेटिव असेसमेंट जो है इसको हम फाइनल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मीन कि आफ्टर सेशन अगर हम असेसमेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। इसमें हम जो है वो ग्रेड्स देते हैं, ठीक है। लाइक हमारे एक सेमेस्टर का एक सेशन है, ठीक है। उस सेमेस्टर में ड्यूरिंग सेमेस्टर या ड्यूरिंग सेशन अगर टीचर जो है वो हमसे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, सो वो जो है वो जस्ट फीडबैक बनाने के लिए ले रहा है, वो हमें असेस इसलिए कर रहा है ताकि वो हमें फीडबैक दे दे कि कितना आप लोग जो है वो आप लोगों ने लर्न कर दिया और कितना आप लोगों को लर्न करना चाहिए। या वो अपना फीडबैक भी इसमें मांगता है कि मैंने अपना मेथड चेंज करना है या क्या करना है। लेकिन समेटिव असेसमेंट में ये आफ्टर सेमेस्टर या जिसमें हमारे पास मिड टर्म या फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, उससे हमें जो है वो टीचर जो है वो हमारा ग्रेड बनाता है। तो फाइनल जो असेसमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फिर मज़ीद 2 टाइप्स के होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है इसका कि ड्यूरिंग सेशन अगर टीचर आपका असेसमेंट कर रहा है सो इट्स मीन कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आफ्टर सेशन अगर कोई टीचर जो है आपका असेसमेंट कर रहा है सो इट्स मीन कि ये कौन सा असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट इनफॉर्मल कब होगा, जिसमें क्वेश्चनिंग, फीडबैक, पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट आता है। फॉर्मल जो है फर्दर एनालिसिस और टेस्ट एग्जाम एनालिसिस या टारगेट सेटिंग बट ड्यूरिंग सेशन, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट में इनफॉर्मल क्या होगा, एसेज इन अनकंट्रोल कंडीशन, पोर्टफोलियोज, कोर्स वर्क, टीचर असेसमेंट, ये इनफॉर्मल सबमेटिव असेसमेंट है। और टेस्ट एग्जाम एसेज इन कंट्रोल कंडीशन, ये जो है ये हमारे पास क्या है, सबमेटिव असेसमेंट बट फॉर्मल, ठीक है। अब व्हाट डू यू थिंक मेक्स गुड क्वालिटी फीडबैक, व्हाट सोर्ट्स ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो फीडबैक के बारे में डिस्कस करते हैं। फीडबैक प्लेज अ सेंट्रल रोल इन स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ फीडबैक, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, रिटन, ओरल, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट या फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टीचर। मीन कि फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स, मीन कि इसमें स्टूडेंट जो है, टीचर जो है वो स्टूडेंट को
फीडबैक दे रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट जो है वो फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। सो इसमें जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर को फीडबैक दे रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर का भी तो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स। सो फीडबैक जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर लर्निंग असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि इसी से हम अपना लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इफ़ेक्टिव फीडबैक क्या होगा कि गिव द गुड न्यूज़ फर्स्ट एंड समथिंग गुड अबाउट द एक्टिविटी, असेस टास्क एंड कमेंट स्पेसिफिकली ऑन दिस, गिव स्पेसिफिक पॉइंटर फॉर इम्प्रूवमेंट, डोंट वरी, कंक्रीट, concentrate on most important point and on a note of encouragement। सो इफ़ेक्टिव फीडबैक में टीचर ने क्या करना है कि गुड न्यूज़ जो है वो पहले सुनाने हैं, ठीक है, और अगर उसमें उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको जो है उसको जो है वो पहले सुनाना है, ठीक है। अबाउट द एक्टिविटी, असेस टास्क एंड कमेंट स्पेसिफिकली, एंड दिस गिव स्पेसिफिक पॉइंटर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इसको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी टीचर ने बताना है। डोंट ओवरवेलम, कंसंट्रेट ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो है हमने कंसंट्रेट करना है। एंड ऑन अ नोट ऑफ इनकरेजमेंट, लास्ट में हमने क्या करना है, फीडबैक के लास्ट में स्टूडेंट का इनकरेजमेंट जो है वो ज़रूर करना है, स्टूडेंट को डिस्करेज जो है वो कभी नहीं करना। बेटर असेसमेंट मीन बेटर टीचिंग, बेटर teaching means better learning means better students, and better students mean better opportunities for a better life। ये हमारे पास इस यूनिट के रेफरेंसेस। सो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस, सेकंड एडिशन। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं इसके पेज नंबर्स। सो ये है हमारे पास पेज नंबर 362 से ये शुरू हुआ है। ये आप लोगों को गूगल में जो है वो आसानी से मिल जाएगा। देखिए आप ये सारा कुछ जो है ये हमारा ये यहाँ पर है, वो जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए वो भी यहाँ पर है। लर्निंग कर्व यहाँ पर डिटेल के साथ जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं। सो गूगल में ये जो है ये बुक जो है ये आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर सर्च कर देना है। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग असेसमेंट। थैंक यू सो मच।